अच्छा, जो सेकंड नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा है एनालिसिस। एनालिसिस इज डन आफ्टर द होल ट्रायल इज डन। देयर आर टू टाइप ऑफ एनालिसिस, दो तरह के हमारे पास एनालिसिस हो सकते हैं। एक इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस है और दूसरा हमारे पास प्री प्रोटोकॉल एनालिसिस है। ठीक है। इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस के अंदर हम क्या करते हैं, ऑल रैंडमाइज्ड पेशेंट आर इंक्लूडिंग द फाइनल डाटा एनालिसिस। ठीक है। आप क्या कह रहे हो कि आज जो ओवरऑल जितने भी आपके रैंडमाइज्ड पेशेंट आपने चूज किए थे, 100 150 जितना भी आपका सैंपल साइज था, आप उन सारों को फाइनल डाटा में इंक्लूड करते हो। ठीक है। इवन दैट वो लोग जो स्टडी के दौरान में डेविएट कर गए, ठीक है, उनको भी आप चूज करते हो। लाइक आपने लोगों को कहा था कि आपने सब ने सुबह उठते साथ ही जो है वो आपने ग्रीन टी जो आपने बना के दी है ये आपने पीनी है। ठीक है। तो हो सकता है बीच में से कुछ 10 ऐसे निकले, 10 15 ऐसे लिखे हैं जिन्होंने नहीं पी। ठीक है। आपने उनको भी स्टडी के अंदर इंक्लूड करना है। दैट इज इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, क्योंकि नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर डेली प्रैक्टिस के अंदर जो है वो ये चीज सामने आती है कि लोग प्रॉपरली कई बार नहीं भी फॉलो कर पाते, कई बार बीच में स्टडी छोड़ भी देते हैं, कई बार बीच में कहीं ना कहीं वो उस चीज को यूज नहीं भी कर रहे होते। ठीक है। तो एक नॉर्मल प्रॉपर्टी, नॉर्मल डेली लाइफस्टाइल के हिसाब से अगर आप देखते हो तो ये इस चीज को इंश्योर करता है कि अगर इस तरह का कोई वेरिएशन आ जाए, इस तरह का कोई लोग, वो लोग भी इंक्लूड किए जाएं जो स्टडी में से थोड़ा सा डेविएट करके। ठीक है। मॉडिफाइड आईटीटी एनालिसिस क्या होता है? मॉडिफाइड आईटीटी एनालिसिस होता है कि वो एनालिसिस इसके अंदर स्पेसिफिकली आप थोड़ा सा एक मार्जिन देते हो। आप कहते हो कि ऐसे लोग जिन्होंने सिरे से स्टडी शुरू ही नहीं की। ठीक है। अदरवाइज इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस के अंदर आईटीटी एनालिसिस जो प्रॉपर है वो कहते हैं कि हर बंदा जो पहले दिन जिसको आपने रैंडमाइज करके ट्रीटमेंट या प्लेसिबो में डाला था, दैट शुड बी मेंशन्ड इन योर फाइनल एनालिसिस। ठीक है। लेकिन मॉडिफाइड ये कहती है कि ऐसे लोग जिन्होंने सिरे से ही आपकी रिसर्च के का पार्ट नहीं बने, जिन्होंने सिरे से आपकी इंटरवेंशन इस्तेमाल नहीं की, आपने उनको निकाल दें। अदर देन दैट आप जो है वो उसको बाकी जितने भी आपके स्टडी पॉपुलेशन है उसको आप एनालिसिस के अंदर इंक्लूड कर लें। ठीक है। मॉडिफाइड इंटेंशन टू ट्रीट के अंदर थोड़ा सा ये इम्पैक्ट आ जाता है कि ये अब ट्रू नहीं रही। ठीक है। क्योंकि आपने कुछ लोगों को निकाला है, तो उसकी वजह से ओवरऑल थोड़ा सा एक अब हो सकता है प्लेसिबो में से 10 लोग निकल जाते। ठीक है। इस आपकी एक्सक्लूजन की वजह से प्लेसिबो में से 10 लोग निकल गए, तो रिजल्ट्स विल वेरी आउट। ठीक है। अब 50 40 का कंपैरिजन है, या ट्रीटमेंट में से अगर 10 लोग निकल जाते कि जिन्होंने ट्रीटमेंट फॉलो ही नहीं किया, प्लेसिबो वाले सारे ठीक थे, तो 40 40 50 का कंपैरिजन आ गया। तो इस वजह से इसको आप ट्रू इंटेंशन टू ट्रीट नहीं कह सकते। ठीक है। ये एक्सटेंडेड पर प्रोटोकॉल है क्योंकि इसने तमाम पेशेंट्स को जो है इंक्लूड नहीं किया। अब पर प्रोटोकॉल एनालिसिस क्या है? ओनली पेशेंट हु कंप्लीट द ट्रायल अकॉर्डिंग टू द, एक मिनट, अकॉर्डिंग टू, ये मेरे प्रोटोकॉल, जो आपने प्रोटोकॉल जो भी अपने स्टैंडर्ड सेट किए जिन्होंने उसके मुताबिक अपने आप को फॉलो किया, ओनली दे विल बी इंक्लूडेड इन द स्टडी, ऑल अदर एक्सक्लूडिंग इंक्लूडिंग। वो बाकी तमाम लोग निकाल दिए जाएंगे ऐसे जो कि जिन्हें जिन्होंने इंटरवेंशन प्रॉपर फॉलो नहीं की। ठीक है। फॉलो अप पे दोबारा नहीं है, लेकिन आप लाइक आपने कहा था कि हर महीने जो है वो रिपोर्ट करने के बट आर द चेंजेस, जो वो नहीं है वो भी आप निकाल दोगे। जिन्होंने प्रॉपर इंक्लूजन क्राइटेरिया में बहुत वेरिए वायलेशन की, मेजर वायलेशन ऑफ इंक्लूजन क्राइटेरिया भी क्राइटेरिया सेट भी नहीं होते थे। ठीक है। लेकिन आ गए। ठीक है। उनको भी आपने निकाल देना, उनको भी आपने नहीं करना। हैड मेजर वायलेशन ड्यूरिंग द स्टडी, स्टडी के दौरान उन्होंने आपकी बात नहीं मानी, कुछ चेंजिंग की, कोई अपनी मर्जियां की। ठीक है। टुक नॉन स्टडी पीपीआई प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ड्यूरिंग पीपीआई वर्सेस प्लेसिबो स्टडी। अब आपने जो है वो आप फर्ज कर स्टडी कर रहे हैं प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, ये जो है ना मैदे की जलन की मेडिसिन होती है। ठीक है। तो अब आपने एक दवाई बनाई। ठीक है। एक लोगों कुछ लोगों को आप दवाई दे रहे हो, एक आपका प्लेसिबो ग्रुप है। अब जो ट्रीटमेंट जिसको आप ट्रीटमेंट दे रहे हो वो उसके अलावा भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब है कि उसने आपकी मेडिसिन का ट्रू इफेक्ट नहीं आएगा, उसमें दूसरी मेडिसिन का इफेक्ट भी आ रहा है। ठीक है। तो इस वजह से आप इस तरह के लोगों को भी निकाल दोगे। ठीक है। एट्रिएशन बाई एस, इसमें जो है वो लोगों जो ग्रुप आप कंपेयर कर रहे हो उनमें कोई सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो नहीं होंगी। ठीक है। वेरिएशन आ जाएगी, बहुत सारे लोग निकल जाएंगे, इंटरवेंशन में से हो सकता है बहुत सारे निकल जाएं, इधर से बहुत सारे निकल जाएं, तो देर विल बी द ग्रुप विल नॉट बी विथ सिमिलर कैरेक्टर यूजेस फॉर इंटरप्रेटिंग नॉन inferiority trials। नॉन inferiority डन टू शो दैट एक्सपेरिमेंट ट्रीटमेंट इज इन वर्स देन स्टैंडर्ड वन। इसमें क्योंकि आपने कंपेयर करना है कि आपका जो ट्रीटमेंट है इट इज नॉट बेट बेट बेहतर नहीं है, या आप ये साबित ही नहीं करना चाह रहे कि ये बेहतर है या नहीं, आप सिर्फ ये बताना चाह रहे हो कि जो मेरा ट्रीटमेंट है ये स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट से बुरा नहीं है। ठीक है। उसको कहते हैं नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल।
तो उसको जब आप शो करवाते हो, उसकी उसकी स्टडी के लिए जब आप पर प्रोटोकॉल एनालिसिस को चूज करते हो। एनालाइजिंग एडवर्स इफेक्ट ऑफ ट्रीट अंडर गिवन कंडीशन, आप स्पेसिफिकली वेरी प्रिसाइजली सिर्फ अपने ट्रीटमेंट को स्टडी करना चाह रहे हो, इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो इस वजह से आप लोग ही वो चूज करते हो जिन्होंने आपकी स्टडी को फॉलो किया था। कंप्लीट फॉलोअप जो है वो नेसेसरी होता है कि आप अगर आपकी 1 साल की स्टडी है तो आप साल तक लोगों को, जितने भी आपके स्टडी पॉपुलेशन है उनको डील करें। अगर कुछ पॉपुलेशन पार्टिसिपेंट जब वो लॉस्ट हो जाते हैं, यानी कि फॉलोअप पे नहीं आते, एक बार उन्होंने आके अपने सारे पैरामीटर शेयर किए, उसके बाद वो आपकी स्टडी का पार्ट नहीं रहे, तो उनको प्रॉपरली डील करना है। ठीक है, किस तरह? द लास्ट ऑब्जर्वेशन पैरामीटर ऑफ देम आर कैरिड आउट, उनका जो लास्ट ऑब्जर्वेशन दी थी 2 महीने की, 3 महीने की, जो भी उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिखाई कि हमारे में ये चेंजेस आई हैं, उनको आप कैरी करोगे। द इम्प्यूटेशन मेथड आर यूज, इट इज स्टैटिस्टिकल मेथड रिप्लेस मीटिंग डाटा विद सब्स्टिट्यूटेड वेरिएबल वैल्यू, कि आप उसकी बेस पे प्रोजेक्शन कर दोगे। अगर 1 महीने में इतना चेंज आया तो 12 महीने में इस हिसाब से चेंज आएगा। ठीक है, बाकी स्टडी पॉपुलेशन के अंदर इस तरह चेंज आया तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें 12 माह के एंड पे ये वैल्यू बनती थी। ठीक है, तो उस हिसाब से एक इम्प्यूटेट करते हो डाटा को। यूनिट इम्प्यूटेशन व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर डाटा पॉइंट एंड आइटम इम्प्यूटेशन व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग फॉर आइटम ऑफ अ डाटा पॉइंट, ये थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, ये 2 पॉइंट्स मेरे जहन में अभी नहीं है। ये अब बेनिफिट है, देख लो रिक्रूटमेंट एंड रिटेनमेंट, कि आप लोगों को, पार्टिसिपेंट को किस तरह से जो है वो इंगेज रख सकते हो। तो ये मेरे ख्याल बताने वाली चीज़ें नहीं है, आप नॉर्मली स्टडी करोगे तो आपको पता लग जाएगा। अगर हैं तो मुझे बता देना कि आप सोसाइटी पर्सन जिस तरह की भी उसको हेल्प चाहिए आप उसको करें। ठीक है, अगर वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन बन रहा है या आपका स्टडी सब्जेक्ट बन रहा है तो उसको पे बैक करें, पैसों की फॉर्म में, सोसाइटल सपोर्ट की फॉर्म में, या उसको एकेडमिक फाइनेंशियल वट एवर द हेल्प ही नीड, और उसके ऊपर इजी करें चीज़ों को, उसके ऊपर बर्डन हम ना करें। ठीक है, चीज़ों को भारी ना करें। एक्सपर्ट पर्सनल स्टडी एंड एक्सपर्ट फॉर द स्टडी थ्रू ब्रोशर एड मीडिया टेक, जिस तरह भी स्टडी करनी है आपका जो पर्सन है, इट शुड बी बेनिफिटेड। जो स्टडी पॉपुलेशन है, जो स्टडी सब्जेक्ट है, उसको आपने बेनिफिट करना है। उसकी किसी किस्म के उसको बैरियर आ रहे हैं, सोसाइटल फाइनेंशियल वट एवर द बैरियर ही इज फेसिंग, ही और शी इज फेसिंग, आपने उसको सॉल्व आउट करना है। स्टडी एनालिसिस प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेलिंग मीन एंड मीडियन ऑफ होल डाटा। प्री डिफाइंड प्रेजेंटेशन क्या होता है? मीन एंड मीडियन, कि भाई 100 में से कितने लोग जो है वो डायबिटीज थे। ठीक है, मीन मीडियन आपको वैल्यूज पता है। सेंट्रल सेंट्रल वैल्यू, कि आपने चेक किया ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक किया तो आपको मीन वैल्यू क्या है, कि मीन वैल्यू जो है वो ओवरऑल हमने जब अपनी स्टडी पॉपुलेशन में देखी तो एवरेज एवरेज वैल्यू जो कहते हैं कि 180 जो है वो mg पर डीएल जो है वो रैंडम ब्लड ग्लूकोज लेवल था सारों में। ठीक है, तो इट इज मीन ऑफ द होल डाटा। प्री डिफाइंड स्ट्रेटेजिक एनालिसिस सब ग्रुप एनालिसिस है, मल्टी वेरिएबल एनालिसिस है, कंपैरिजन फॉर प्राइमरी एंड एडिशनल आउटकम। ये डिफरेंट नाम है, तो इनको आप बस नाम तक ही रखो, बहुत ज्यादा डिटेल में इनको जो है वो नहीं जाओ। ठीक है, कहोगे तो मैं पढ़ा दूंगा, अदरवाइज इनके सिर्फ नाम, आपके आपके लेवल तक के हिसाब से इनको नाम याद करना आर एनफ। डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग बेसिकली होती है कि जो आप रिसर्च कर रहे हो उसकी मॉनिटरिंग करनी है। मॉनिटरिंग के वो ठीक है नहीं है। ठीक है, सेफ्टी से मुराद ये है कि डाटा जो है वो इट इट इज एक्चुअली नॉन बाइएस्ड एंड एक्चुअल डाटा। ठीक है, उसको कहते हैं डाटा सेफ्टी। मॉनिटरिंग बोर्ड कौन होगा? जिसका स्टडी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसमें वो एक्सपर्ट होंगे जिनका स्टडी के साथ, स्टडी पॉपुलेशन के साथ जीरो लिंक है। ठीक है, तो इस तरह के लोग जब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। द बोर्ड डू पीरियोडिक असेसमेंट रिलेटेड, पीरियोडिक असेसमेंट होती है विद टाइम। अगर आपकी 2 साल की स्टडी है तो बोर्ड जो है वो क्या प्रॉपरली जो है उसको विद टाइम जो है वो करता रहेगा। लाइक एचईसी, उसने हमें फंड्स किया, हम अपनी रिसर्च कर रहे हैं, सो मैं काम कर रहा हूँ, मैं आई विल डू द वर्क, आई विल प्रेजेंट द डाटा, और एचईसी उस डाटा को पीरियोडिकली साल बाद, 6 माह बाद, वट एवर दैट इज, उस डाटा को लेगा जो हमने रिपोर्ट सबमिट कराई है और उसको चेक करेगा, उसकी डाटा क्वालिटी, टाइमलीनेस, ट्रायल साइट परफॉर्मेंस, कहाँ हुआ, किस टाइम हुआ, प्रॉपरली टाइम पे किया गया कि नहीं किया गया, डाटा की क्वालिटी कैसी है। रिक्रूटमेंट एंड एडिशन एंड रिटेंशन, लोग हायर किए गए एज अ स्टडी सब्जेक्ट्स, उनमें कोई मजीद एडिशन हुई, और जो हायर किए गए, जो लिए गए, वो रिटेन किए, कितनी देर तक रिटेन किए गए। तो अगर साल की स्टडी थी तो कितने लोग ऐसे थे जो साल तक आपके साथ जुड़े रहे और स्टडी का पार्ट बने रहे।
अगर कुछ लोग 6 माह बाद छोड़ गए, कोई 3 बार बाद छोड़ गए, ये सारा कुछ इसमें मेंशन होगा। सेफ्टी एंड एफिकेसी आउटकम, कि आपने जो ड्रग या जो भी आपका इफेक्ट था, जो भी आपका ट्रीटमेंट था, इंटरवेंशन थी, उसकी सेफ्टी, उसके आउटकम, एफिकेसी उसकी, वो भी वो चेक करते हैं। और इसके अलावा अदर फैक्टर जो भी एक्सटर्नल टू दैट होते हैं। इट मेक रिकमेंडेशन टू कंटिन्यू मॉडिफाई और टर्मिनेट स्टडी। और इसकी बेस पे ये जो है वो रिकमेंडेशन देता है कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखें, थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें, या फिर ख़त्म कर दें भी, सही नहीं हो रही, ठीक है, या इम्पैक्ट बुरे आ रहे हैं, लोगों में बीमारी फैल रही है, ठीक है, तो आप स्टडी बंद करवा दोगे। अगर थोड़ी बहुत चेंजेस के साथ वो चीज़ चल सकती है, बेहतर हो सकती है, तो चेंजेस का जो वो बोर्ड जो है वो चेंजेस बता देगा, ठीक है। और अगर इफ़ इट्स गोइंग गुड, तो वो कह देंगे कि सिंपली आप इसको कंटिन्यू कर लें। इन टर्म एनालिसिस। It's interim, not interim. इंटेरिन। Interim. ओके। Sometimes a data analysis can be done while the trial is still running. This data can help to take decision in. अब कई बार होता है कि मुझे ये इंटेरिन इंटेरिन होगा। बेसिकली ये क्या होता है कि आप डाटा एनालिसिस करते हो, अभी रिसर्च चल रही है, ठीक है, उसके दरमियान में डाटा एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि यार ये बाहर खा गया, दोनों इसराइली प्रोडक्ट चोखे तो मेरे मथे ला के रख खा गया। इंटेरिन एनालिसिस जो है वो बेसिकली ये होता है कि इसके अंदर आप ड्यूरिंग द रिसर्च, ड्यूरिंग द ट्रायल लगा हुआ है, उसके दौरान ही आप डाटा लेते हो, डाटा को एनालिसिस कर लेते हो, ठीक है। उससे आपको अंदाजा हो जाता है कि आपकी रिसर्च आपके मुताबिक, या जो भी आप एक एक्सपेक्टेशंस कर रहे हो, या जो भी आप ये देख रहे हो कि ओके इट शुड गो दैट वे, अगर वो उस वे में जा रही है तो ओके। अगर वो नहीं जा रही तो इसका मतलब है कि आप उसमें हेल्प हो जाएगी, आपने ड्यूरिंग द स्टडी ही आप मॉडिफिकेशन कर लोगे, ठीक है। एक जो ऊपर है ना, डाटा सेफ्टी मॉनिटरिंग, दैट इज डन आफ्टर द स्टडी और आफ्टर पीरियोडिक टाइम। एक ट्रायल आपका लग गया, उसके बाद उस पर हुई, और वो कर भी बाहर से आके रहा है कोई बंदा। इंटेरिन एनालिसिस कौन है? जो आप खुद से करते हो, आपका ट्रायल है, आप ट्रायल के दौरान में किसी भी पॉइंट पे जो है वो डाटा ले सकते हो, ठीक है। और उसकी बेस पे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हो कि मॉडिफाई कर सकें स्टडी को, या डिज़ाइन चेंज कर लें। अगर आपने ड्यूरिंग स्टडी आपको पता लगा कि नहीं, डिज़ाइन दिस इज़ नॉट द डिज़ाइन, या आपको स्टडी के दौरान में कोई पैरामीटर, नए पैरामीटर पता लग गए, कोई नई चीज़ आपको इंट्रोड्यूस हो गई, तो उसकी बेस पे आप कहते हो कि नहीं, इस पे ये स्टडी डिज़ाइन जो मैंने शुरू में चूज़ किया था ये एप्लीकेबल नहीं है, तो आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपली स्टडी को स्टॉप कर लेते हो इन केस ऑफ फ्यूटिलिटी, के अगर आपको उस जो आपने इंटेरिन एनालिसिस किया वहां से आपको अंदाजा हो जाए, या आपको पता लगे कि यार इसका तो फायदा ही कोई नहीं, इस रिसर्च को करने का, इस पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएंगे, अगले 2 साल भी लगा रहा हूँ तो कोई इम्पैक्ट या कोई चेंज या कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, उस केस में आप स्टडी को बंद कर दोगे। एफिकेसी, अनइक्वोकल बेनिफिट इन क्लिनिकल इंप्रूव आउटकम, इंपॉर्टेंट आउटकम। बेनिफिट इन क्लिनिकल इंपॉर्टेंट आउटकम, अनइक्विवोकल बेनिफिट्स का मतलब ये होता है कि एफिकेसी के अंदर अगर आप देख रहे हो कि आप मेडिसिन दे रहे हो, और आप उसको ड्यूरिंग द स्टडी आपको ये अंदाजा हो जाता है कि भाई इसका इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, ठीक है, इसका कोई भी बेनिफिट जो है वो अनइक्विवोकल बेनिफिट, क्लिनिकल इंपॉर्टेंट आउटकम। क्लिनिकली इंपॉर्टेंट आउटकम का मतलब है डायबिटीज के हवाले से अगर आप देख रहे हो, तो आप कहते हो कि क्योंकि आपकी स्टडी ये थी कि आप चेक कर रहे थे चिया सीड या ग्रीन टी का इम्पैक्ट, कि ये ओबेसिटी को कम कर रहा है, ओबेसिटी के हवाले से अगर हम देख रहे हैं, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंट आउटकम क्या हो जाएगा? ओबेसिटी की रिडक्शन। तो अगर वो हो ही नहीं रही, या उसमें कोई बेनिफिट आ ही नहीं रहा जो आपका एक्सपेक्टेड बेनिफिट है, तो आप उस स्टडी को छोड़ दोगे, ठीक है। ये पी वैल्यू होती है 0.01, स्टैटिस्टिकल वैल्यू है, ठीक है। इसकी बेस पे जो है वो आप कंक्लूजन करते हो, ठीक है। तो ये पी वैल्यू, ठीक है। ओके। तो उसकी बेस पे यानी कि इन शॉर्ट आप ड्यूरिंग द स्टडी डिसीजन लेते हो कि आपने स्टडी कंटिन्यू करनी है या नहीं करनी। अब पी वैल्यू जो है ये पता नहीं हायर ज़्यादा अच्छी होती है या लोअर ज़्यादा अच्छी होती है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, मेरे जहन से चीज़ निकल गई है, बट वी विल कवर दिस आउट, देख लेते हैं इसको। मैं आपको ग्रुप में ही बता दूंगा। रिपोर्ट ट्रायल इंश्योर ऑल इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ स्टडी आर इंक्लूडेड एंड रिपोर्टेड अप्रॉप्रिएटली। कंसोर्ट, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल, ये शॉर्ट फॉर्म आती है आई थी। फ्रेमवर्क फॉर रिपोर्टिंग, आरसीटी, ये बेसिकली रिक्वायर्ड बाय मैनी जर्नल,
कंसोर्ट एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो कि आरसीटी रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल अगर आपने लगाया है तो उसको रिपोर्ट करने के लिए जो एक फ्रेमवर्क है वो है कंसोर्ट, कंसोलिडेटेड स्टैंडर्ड ऑफ रिपोर्टिंग ट्रायल्स। ठीक है। तो बहुत सारे जर्नल्स जो कि आर्टिकल पब्लिश करते हैं, और अगर उन्हें पता हो कि या लाइक इफ दे गेट टू नो कि आपकी आरसीटी है, तो वो आपको इस स्टैंडर्ड के ऊपर या इस वे में इस फ्रेमवर्क को फॉलो करने का कहेंगे। इसमें बेसिकली टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, मेथड, रिजल्ट एंड डिस्कशन की चेकलिस्ट होती है। ठीक है। और उसको जो है वो आप उसके हिसाब से चेक करते हो। एनरोलमेंट है सबसे पहले, जिसमें आप चेक करते हो एलिजिबिलिटी। आपने लोगों को इंक्लूड कर दिया, उसके बाद आप उसमें से एक्सक्लूड कर देते हो वो लोग जो इंक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं आए। ठीक है। वो लोग जिन्होंने स्टडी में आने के बाद, यानी कि आपने एक बार 100 लोग या 200 लोग चूज किए, उनमें से कुछ लोग जो है वो पैरामीटर पे मैच नहीं कर रहे होंगे, कुछ अदर रीजन की वजह से चले जाएंगे, कुछ जो है वो खुद से कह देंगे कि हमने स्टडी का पार्ट नहीं बनना। जो बच गए उन पे आपने क्या कर दी, रेंडमाइजेशन कर दी। रेंडमाइजेशन के बाद आपने दो ग्रुप्स बना दिए, एक इंटरवेंशन वाले और एक जो है वो इंटरवेंशन वाले। ये क्या है? ये दोनों तरफ सारा कुछ सेम लिखा हुआ है। जस्ट अ मिनट। ओके। समहाउ ये इस तरह है कि बेसिकली क्योंकि हमने रैंडमाइजेशन में दो ग्रुप्स करने होते हैं, तो एलोकेटेड इंटरवेंशन और दूसरी तरफ भी एलोकेटेड इंटरवेंशन में, एक तरफ जो है वो एलोकेटेड इंटरवेंशन का मतलब आप ये ले लो कि वो ट्रीटमेंट ग्रुप जो कि आपका रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ग्रुप है, और दूसरी तरफ जो एलोकेटेड इंटरवेंशन है वो वहाँ वो ले लो जो आपका प्लेसिबो या जो आपका स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है। ठीक है। तो उसके हिसाब से एलोकेटेड का मतलब है जो उन्हें इंटरवेंशन एलोकेट की जा रही है, दैट कैन बी अ प्लेसिबो, दैट कैन बी अ ट्रीटमेंट। ठीक है। तो इनमें से फिर आप देखते हो कि अगर इन्हें इनमें से कुछ लोग जिनको नहीं मिली, डिड नॉट रिसीव एलोकेटेड इंटरवेंशन, ये वाली साइड हम कह देते हैं भाई ये ट्रीटमेंट साइड है, ये हमारी जगह प्लेसिबो साइड है। ठीक है। तो इसको ट्रीटमेंट, जिन लोगों को ट्रीटमेंट नहीं, कुछ को ट्रीटमेंट मिल गई, कुछ को नहीं मिली, नहीं मिली तो क्यों नहीं मिली, रीजन भी देनी है। इस तरफ कुछ लोगों को आपने प्लेसिबो इफेक्ट देना, प्लेसिबो मेडिसिन या जो भी आपने प्लेसिबो ड्रग या कुछ भी आपने देना था या अपने स्टैंडर्ड ड्रग देना था, तो जिनको नहीं दिया उनको क्यों नहीं दिया, व्हाट आर द रीजन। उसके बाद फॉलोअप लेते हो कि जो है वो कुछ लोग वापस ना आए, लॉस ऑफ फॉलोअप, फॉलोअप कुछ नहीं दे गए। ठीक है। डिसकंटिन्यूड इंटरवेंशन, या किसी ने बीच में से कुछ फॉलोअप ही ना प्रॉपर दे पाए। फॉलोअप का मतलब होता है कि आप एक बंदे को ट्रैक ही ना कर पाए, अगर साल की स्टडी से 2-3 माह का डाटा लिया उसके बाद आप ट्रैक ही ना कर पाए। ठीक है। कि आगे फर्दर डाटा लेना था नहीं था। और कुछ ने जो है वो कुछ ने डाटा देना छोड़ दिया, कुछ ने इंटरवेंशन से ही निकाल दिया। उन्होंने ट्रीटमेंट या जो भी आपने ड्रग उन्हें कहा था, ये जो भी आपने फर्ज कर ग्रीन टी आपने कहा था कि आपने पिया करनी है, उन्होंने वो पीनी ही छोड़ दी। ठीक है। तो उसकी भी आपने रीजन जो है वो देनी होती है, सॉरी मेंशन करना है। और दूसरी तरफ प्लेसिबो इफेक्ट में भी इसी तरह होता है, या तो फॉलोअप में लॉस करके, या इंटरवेंशन जो भी प्लेसिबो है वो उन्होंने छोड़ दिया। और उसके बाद फिर आप फाइनली एनालाइज कर लेते हो कि उनको आपने ग्रुप से, एदर फ्रॉम द ट्रीटमेंट ग्रुप और फ्रॉम द प्लेसिबो ग्रुप, आपने उनको जब वो एनालाइज करके एक्सक्लूड कर दिया और उसकी भी आप रीजन दे देते हो। दैट वाज ऑल अबाउट randomized कंट्रोल ट्रायल। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, अदरवाइज वी जैसे कैन जस्ट एंड अप द मीटिंग। भाई, जैसे ये फॉलोअप में लिखा हुआ है दो दो पॉइंट्स दोनों साइड पे, तो इनमें से कोई एक रीजन भी दी जा सकती है, या ये दोनों सारे सारे लिखना नेसेसरी होता है? ये बेसिकली इस सेंस में है कि इस तरफ लिखें अभी 10 लोग जो हैं, फर्ज करें हमारे ये ट्रीटमेंट साइड है, एक ट्रीटमेंट साइड होगी एक प्लेसिबो साइड होगी ना। ट्रीटमेंट साइड में 10 लोग छोड़ गए, तो आपने 10 की रीजंस लिखनी है, अभी 10 क्यों छोड़ के गए हैं। ठीक है। और इधर 10 लोग प्लेसिबो वाले ग्रुप में से अगर आपने 50 प्लेसिबो वाले बंदे सेलेक्ट किए थे, तो उन 50 में से अगर 5 छोड़ के गए हैं, या उनमें से भी अगर कोई 10 छोड़ के गए हैं, तो वो 10 क्यों छोड़ के गए हैं। ठीक है। तो वो भी आपने उनकी जितनों की जो हर बंदे की पर्सनल रीजन आप लिख सकते हो भाई, इन इन रीजन की वजह से इन्होंने स्टडी छोड़ दी, या इन इन रीजन की वजह से इनको जो है वो ट्रीटमेंट एलोकेट नहीं हुआ। सही है। नहीं समझ आई तो दोबारा बोल दो यार, कितनी पहला आ गई। हाँ जी भाई, थैंक। ओके। ओके। एनीवन एल्स? कोई क्वेश्चन है आ आप गई लोगों समझ में। को? ओके ओके। मुनीब तुम्हारा कोई क्वेश्चन है? सारा कुछ क्लियर हो गया? जी भाई ठीक है। कल आप कुछ पूछ रहे थे क्वेश्चन, वो कौन सी फाइल में से था? भाई जो मैम निजवा है उन्होंने
आपको पढ़ाया हुआ है उनका प्रैक्टिकल, कोई पता है मतलब वो किस तरह का पेपर बनाती है पैटर्न? रिकॉर्डिंग बंद कर लें फिर कर लेते